आज हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री के तीसरे चैप्टर जिसका नाम है धातु और अधातु। क्या नाम है बाबू? धातु और अधातु। अब देखिए, धातु और अधातु को जानने से पहले आप लोग को याद होगा कि क्लास 9th में हम लोग तत्व के बारे में पढ़े थे। किसके बारे में पढ़े थे? तत्व के बारे में पढ़े थे। याद है? याद है तत्व का गुण? नहीं याद है? तो आपको पता है कि लगभग 118 के आसपास तत्व खोजे जा चुके हैं अभी। हालांकि किताब में 111 का जिक्र होगा, अभी बुक में अपडेट नहीं किया गया है। बात समझ में आ रहा है ना? तो लगभग 118 के आसपास तत्व खोजा जा चुका है और यही तत्व दो भागों में बटा हुआ। कितने भागों में? कितने भागों में? दो भागों में। ध्यान से समझिएगा। एक हो गया धातु और दूसरा हो गया अधातु। धातु को इंग्लिश में मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? और अधातु को नॉन मेटल कहते हैं। क्या यहां तक में दिक्कत आपको? क्या एक एक करके हम लोग धातु को समझेंगे, धातु की परिभाषा को समझेंगे, इसके गुणों को समझेंगे, इसके उपयोग को समझेंगे। उसी प्रकार धातु अधातु के गुण, उपयोग, इन सारे बातों को हम लोग आराम से समझने का प्रयास करेंगे। पहले आपको यह समझ में आया? हाँ जी, तत्व को ही दो भागों में बांटा गया है, एक धातु में और दूसरा अधातु में। दिक्कत नहीं ना किसी को? आप देख लीजिएगा, जिस देश के पास जितना ज्यादा संसाधन और संसाधनों में सबसे अधिक मात्रा किसकी? धातु की, वो देश उतना ही ज्यादा विकसित कहलाएगा, उतना ही ज्यादा वैभव वाला देश कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जेकरा पास ज्यादा पैसा कौड़ी वो है ना शक्तिशाली जी। आजकल क्या होता है? पैसा पैसा ही बोलता है। आज अमेरिका कहला इसे कर रहा है भाई, उसका अर्थव्यवस्था टाइट है, पैसा है उसके पास, है ना जी, तो शक्तिशाली बना बैठा है ना। तो अगर पॉपुलेशन के हिसाब से आए तो फिर कौन, किसको शक्तिशाली होना चाहिए था? भारत को होना चाहिए था। लेकिन संख्या पे नहीं बल्कि किस पे? अर्थ पे होता है। तो वही कारण है। नहीं तो अगर बात आ जाए तो फिर भारत सबसे ज्यादा जनसंख्या पूरे विश्व में तो भारत का है ना जी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए देखिए, तो याद रखिएगा, धातु का हमारे देश में या किसी भी देश के लिए धातु बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाता है उसके अर्थव्यवस्था में। कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि धातु का बहुत चीजें जो हम लोग दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, यानी लगभग जो चीजें हम लोग उपयोग करते हैं लगभग क्या चीज का बना होता है? यानी एक हिसाब से देखा जाए सुई से लेकर के एरोप्लेन तक किसका बना होता है? धातु का बना होता है। इसलिए हमारे दैनिक जीवन में धातु का महत्वपूर्ण योगदान है। कोई दिक्कत नहीं ना? अब हम लोग धातु और धातु को एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसको? धातु को। तो धातुओं के विशिष्ट गुण, धातुओं के विशिष्ट गुण। अब एक बात याद रखिए, क्योंकि धातु और अधातु दोनों तो एक होगा नहीं, दोनों का गुण क्या होगा? अलग अलग होगा। तो दोनों के गुणों को जान करके हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि धातु कैसा होता है, धातु क्या है और अधातु क्या है। कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? तो गुण के बारे में जब अध्ययन करेंगे तो सबसे पहला हम लोग उसका भौतिक गुण जानेंगे। कैसा गुण बाबू? फिजिकल क्वालिटी। ठीक है, भौतिक गुण और रासायनिक गुण होता है। तो अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं धातुओं के भौतिक गुण के बारे में। दिक्कत नहीं ना किसी को? तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या समझेंगे बाबू? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में कुछ याद है आप लोग को? याद है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सिखाए थे, याद है ना जी? तो देखिए, आपको याद होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब लिखिएगा इसके वायतम कक्षा में 1, 2 या 3, 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन। ध्यान से समझिए बाबू, धातु का पहला गुण, जब धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा तो उसके वायतम कक्षा में या तो 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, या तो 2 मिलेगा और या तो 3 मिलेगा।
और ये तीनों बात ये तीनों क्या दर्शाता है, क्या दर्शाता है बताइए कोई, कि अगर किसी भी धातु या धातु किसी भी तत्व का यदि बाहरी कक्षा में बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या इसका गुण क्या है, त्यागने का गुण है। क्या गुण है इसका, त्यागने का गुण है। और त्यागने वाला क्या होता है, धनात्मक कि ऋणात्मक, धनात्मक होता है। त्यागने वाला क्या होता है, तो किसी भी तत्व के अगर यदि बाह्यतम कक्षा में क्या है 5 है, 6 है, 7 है, तो ग्रहण करेगा। क्या करेगा, क्या करेगा, तो वो ऋणात्मक कर्जा लेने वाला हो गया। लेकिन किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्षा में 1 है, 2 है या 3 है, तो अष्टक नियम पूरा करने के लिए ये त्यागेगा। क्या करेगा बाबू, तो जो त्यागने वाला होगा, जो धनात्मक होगा, वो कौन होगा, धातु होगा। कौन होगा, धातु का पहला गुण। तो उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा तो आप देख पाइएगा कि उसके बाह्यतम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होगा। किसमें, धातु में। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि धातु कैसा गुण होता है, धनात्मक होता है। कैसा होता है बाबू, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। एक बातें समझ में आ गई कि नहीं, हाँ, इसलिए ये धातु है। ये क्या है बाबू, धातु है। दूसरा गुण, अब एक एग्जांपल के लिए हम आपको बता दें, जैसे कि सोडियम। सोडियम क्या है बाबू, धातु है ना, सोडियम Na। सोडियम का कितना होता है परमाणु संख्या, 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखिएगा, 2, 8, 1, यही ना लिखिएगा, 2, 8 और 1। बाह्यतम कक्षा में कितना, 1 हुआ। उसी प्रकार और लिख लीजिए, मैग्नीशियम का लिख लीजिए, मैग्नीशियम का लिख ले, मैग्नीशियम Mg। तो मैग्नीशियम का कितना, 12। मैग्नीशियम का कितना होता है बाबू, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 2। क्या दिखा, एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम का कितना होता है जी, 13। कितना होता है, इसका लिखिएगा 2, 8, 3। देखिए बाहरी कक्षा में कितना, तो ये सब के सब क्या है बाबू, धातु है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर किसी भी धातु को अगर हम समझने जाएंगे तो उसके बाह्यतम कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन, या तो एगो, या तो दूगो, और नहीं तो 3। अब देखिए नोट में क्या समझना है, तो याद रखिएगा केमिस्ट्री मतलब एक्सेप्शन। केमिस्ट्री मतलब इसमें बड़ा एक्सेप्शन आपको देखने को मिलेगा, अपवाद। देखिए हाइड्रोजन और हीलियम, कौन बाबू, हाइड्रोजन और हीलियम, ये दोनों के दोनों याद रखिएगा, इन दोनों के बाह्यतम कक्षा में 1 और 2 इलेक्ट्रॉन है। कौन, हाइड्रोजन और हीलियम। समझ आ रहा है ना। लेकिन फिर भी यह देखिए मैं क्या बोला कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर यदि बाह्यतम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वह धातु होंगे। कौन होंगे बाबू, धातु होंगे। लेकिन अगर देखा जाए हाइड्रोजन और हीलियम का, तो हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन, एगो, हीलियम का क्या गो, 2 गो। तो यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आप देखिएगा तो ये दोनों धातु के गुण को प्रदर्शित कर रहा है ना। लेकिन फिर भी यह क्या है, अधातु है। क्या है बाबू, याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर यह क्या है, धातु के गुण को प्रदर्शित कर रहा है, जबकि यह क्या है, अधातु है। तो यह अपवाद में आ गया। और ऐसे अपवाद आपको केमिस्ट्री में देखने को मिलेगा और लगातार मिलेगा। कोई दिक्कत किसी बच्चे को। चलिए दूसरा हम लोग गुण देखते हैं। पहला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग देख लिए ना जी। दूसरा देखिए अब ध्यान से, दूसरा गुण क्या है, विद्युत धनात्मक गुण। कौन सा गुण बाबू, विद्युत धनात्मक। ध्यान दीजिए बाबू। तो अभी थोड़ा देर पहले आपको मैं बताया कि सर जिस भी तत्व के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या कितना इलेक्ट्रॉन,
3 इलेक्ट्रॉन हो तो वह अपने बाह्यतम कक्षा से वो क्या कर सकता है, अष्टक नियम को पूरा करने के लिए त्यागेगा। क्या करेगा? और जिसमें 4 होगा वो सहसंयोजक बंधक बनाएगा, और 5, 6, 7 होगा वो क्या करेगा, ग्रहण करेगा। क्या करेगा? ग्रहण करेगा। तो आप याद रखिए कि जो भी तत्व, समझिए, जो भी तत्व अपने बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉनिक अष्टक नियम को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन का त्यागता है, वो उसके अंदर कौन सा गुण होता है, धनात्मक। कौन सा गुण होता है बाबू? त्यागने वाला धनात्मक, ग्रहण करने वाला ऋणात्मक। तो याद रखिएगा धातु का दूसरा गुण विद्युत धनात्मक। चूंकि यह क्या करता है, इसके बाहरी कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है तो यह त्याग सकता है। क्या कर सकता है बाबू? त्याग सकता है, इसलिए क्या होता है, विद्युत धनात्मक। क्या होता है बाबू? विद्युत धनात्मक। उदाहरण के लिए देखिए सोडियम का कितना होता है बाबू? 11। कितना होता है? इसका क्या लिखेंगे, 2, 8, 2। ये 2 को त्यागेगा कि नहीं त्यागेगा अष्टक नियम को पूरा कर? सॉरी 8, 11 है ना, 2, 8 और 1 हो गया ना जी। तो ये को त्यागेगा कि नहीं त्यागेगा? क्या वो त्याग रहा है? इसको आप ऐसे लिखते हैं, कैसे, Na+। ये इसका मतलब ये हो गया कि धातु दिखा रहा है और इस पर कौन सा चार्ज होता है बाबू? पॉजिटिव चार्ज होता है, धनात्मक होता है। यानी दूसरा गुण आपने देखा कि धातु विद्युत धनात्मक होता है। क्यों? क्योंकि बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन का यह क्या करता है, त्याग करता है। एक और देख लीजिए कैल्शियम। कौन बाबू? कैल्शियम का कितना होता है, 20। कितना होता है जी? इसको कैसे लिखिएगा, 2, 8, 10, 8, 18 और 2, 20। 2 को क्या करेगा बाबू? त्यागेगा। अपने अष्टक नियम को पूरा करने के लिए 2 को त्यागेगा। क्या वो त्यागा? 2 को। तो त्यागने वाला क्या होगा, धनात्मक कि ऋणात्मक? धनात्मक। तो ये कैल्शियम भी आपका क्या है, धातु है। तो दूसरा गुण आपने जाना कि सर धातु क्या होती है, विद्युत धनात्मक होती है। अब इसको कैसे लिखिएगा, Ca2+। इसका मतलब क्या वो त्याग रहा है, 2 को। तो इसका मतलब यह हो गया कि सर जो धातु होते हैं, धातु पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है या विद्युत धनात्मक होता है। यानी आप कह सकते हैं कि धातु जो होता है क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है बाबू? विद्युत का सुचालक होता है, मतलब इससे करंट पास करता है। क्या दिक्कत किसी बच्चे को? किसी बच्चे को दिक्कत दूसरा गुण में नहीं ना। तीसरा गुण हम लोग बात करेंगे धातु का, आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता यानी तीसरा गुण है धातु का आघात वर्धनीयता। मतलब जो धातु होता है, जो मेटल होता है, वो आघात वर्धनीय होता है। क्या होता है बाबू? आघात वर्धनीय होता है। अभी आघात वर्धनीय का क्या मतलब हुआ, कोई हमें बताएगा? देखिए बाबू, आघात वर्धनीय का मतलब ये हो गया कि आप ना उसे पीट पीट कर चौड़ा बना सकते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? तो आप देखते होइएगा कि लोहा का चादर टाइप बनाया जा सकता है, सोना का चादर बनाया जा सकता है, चांदी का चादर बनाया जा सकता है। चादर कहने का मतलब चांदी का अर्क देखे हो, जो मिठाई वगैरह में लगा होता है, सिल्वर फॉइल, और पीट पीट कर चौड़ा बनाया जा सकता है। तो आघात वर्धनीय का मतलब ये हो गया कि जिसे पीट कर चादर के रूप में समान उसको बनाया जा सकता है, तो वो आघात वर्धनीय हो गया। क्या हो गया बाबू? आघात वर्धनीय। तो यह धातु में एक गुण पाया जाता है आघात वर्धनीयता का, मतलब धातु को आप पीट कर चौड़ा बना सकते हैं। क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया? धातु का तीसरा गुण समझ में आया? धातु क्या होता है, आघात वर्धनीय होता है। इसका मतलब उसे पीट कर चादर बना सकते हैं। उसका एग्जाम्पल आप सिल्वर फॉइल देख रहे हैं, है ना, मिठाई वगैरह पे लगा होता है, और भी है, कोई दिक्कत नहीं। बेस्ट एग्जाम्पल सिल्वर फॉइल है। देखते हो कितना पतला कर दिया जाता है, उसको पीट के छुओगे गल जाएगा। अच्छा, कोई हमें बताएगा क्यों उसका प्रयोग किया जाता है मिठाई पर? क्यों? सिल्वर फॉइल क्यों किया जाता है? देखिए, सिल्वर एंटीबैक्टीरियल होता है। सिल्वर क्या होता है?
एंटीबैक्टीरियल होता है, यानी कीटाणु को मारता है, कीटाणुनाशक होता है। इसलिए मिठाई वगैरह पर या खाने वाले पदार्थों पर सिल्वर पदार्थ का प्रयोग किया जाता। बच्चे को कहा जाता है कि चांदी के चम्मच से खिलाना चाहिए। क्यों? कि चांदी के चम्मच, यानी चांदी जो होता है एंटीबैक्टीरियल होता है, इसीलिए उसको बच्चे को सजेस्ट किया जाता है चांदी के चम्मच से खिलाने के लिए। हम सब तो इसे खाएं। टूस खाता है कि नहीं? टूस के ना, न खाए एगो इधर से लगेगा चपाक से मुंह में घुस के। चांदी के बर्तन तो दूर की बात। तो आपको 3 गो गुण समझ में आया धातु का। पहला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सर 1, 2 या 3 अगर रहेगा तो क्या हो गया? धातु। बाह्यतम कक्षा में। दूसरा, ये इसमें क्या होता है? स्टक नियम के पूरा करने के लिए बारीक अक्षर इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो त्यागता है, इसके लिए क्या हो जाएगा? विद्युत धनात्मक होगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा। तीसरा, धातु को पीट पीट कर चौड़ा चादर बनाया जा सकता है, मतलब धातु आघात वर्धनीय होता है। चौथा गुण बाबू तन्यता। तो चौथा गुण कौन बाबू? तन्यता। तन्यता का मतलब कि जो धातु होते हैं ना, उसको खींच करके लंबा तार बनाया जा सकता है, यानी तन्यता का गुण उसमें पाया जाता है। किसमें? धातु का। जितना भी तार वार बना है सब किसका बना है? धातु का ना बना है जी। एल्युमिनियम भी तो धातु है, लोहा भी तो धातु है, चांदी का भी तार, कॉपर भी तो धातु है, तार ये सब का ना बना है जी। तो याद रखिए कि जितना भी धातु होता है उसमें तन्यता की गुण पाई जाती है। तन्यता का गुण का मतलब ये हो गया कि धातु को आप खींच करके क्या कर सकते हैं? लंबा तार बना सकते हैं। और सबसे अधिक जो तन्य होता है वो सोना होता है। कौन होता है बाबू? सबसे अधिक तन्य कौन होता है? सोना होता है। कौन होता है बाबू? मतलब 1 ग्राम सोना को खींच करके 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। क्या बोला मैं? 1 ग्राम सोना, 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। तो याद रखिएगा, सबसे अधिक तन्य कौन होता है? सोना होता है। सबसे अधिक तन्य कौन होता है? सोना होता है। तो कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? एक बार और भी याद रखिएगा कि सभी धातु एक समान तन्य नहीं होता है। जैसे कि सोना सबसे अधिक हो गया, इतना ही तन्य और नहीं होगा। तो सबका तन्यता किसी का कम होता है, किसी का ज्यादा होता है। जैसे कि 1 ग्राम सोना को 2 किलोमीटर लंबा तार बना दिए, क्या 1 ग्राम लोहा को उतना तार लंबा तार बनाया जा सकता है क्या? नहीं। सबका तन्यता जो होता है, सभी धातुओं का तन्यता अलग अलग होता है, सबका तन्यता एक जैसा नहीं होता। बस इतना याद रखना है कि सबसे अधिक तन्य कौन होता है? आपका सोना होता है। बताइए 1, 2, 3, 4 गो भौतिक गुण धातु का आपको दिक्कत क्या? नहीं ना? आगे बताते हैं क्या है। 5वां गुण द्रवनांक और क्वथनांक। क्या बाबू? क्या द्रवनांक और क्वथनांक के बारे में आपको पता है क्या? है ना, बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट, द्रवनांक और क्वथनांक। तो याद रखिएगा सर, धातु का अगला गुण, 5वां गुण, धातु का द्रवनांक और क्वथनांक दोनों ही हाई होता है, उच्च होता है। क्या बोला मैं? बोला करिए मेरे साथ। धातु का द्रवनांक और क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है। कैसे? अच्छा एक बात बताइए, क्या आप लोहा को पिघलाने जाते तो तुरंत लोहा गर्म हो जाता है क्या? होता है क्या जल्दी? नहीं ना। और ये गैस को गर्म कीजिए तुरंत हो जाएगा, है ना। सोना जल्दी गर्म हो जाएगा क्या? तुरंत उबलने लगेगा, खोल जाएगा, गल जाएगा क्या? यानी कि, और क्या लोहा फिर जितना ज्यादा गर्म हो गया, क्या ठंडा भी उतना जल्दी हो जाएगा क्या? होगा क्या? तो इतना याद रखिए सर, धातु जितने भी होते हैं उसका द्रवनांक और क्वथनांक दोनों उच्च होता है। यानी कि उसको क्या बोलते हैं, उसको गर्म करने के लिए, उसको हीट होने के लिए, है ना, उसके ज्वलन ताप पर पहुंचने के लिए भी अत्यधिक किसकी आवश्यकता पड़ेगी? ताप की आवश्यकता पड़ेगी। और ठंडा भी बड़ा जल्दी नहीं होगा। यानी कि उसका क्वथनांक और द्रवनांक दोनों के दोनों उच्च होता है। अपवाद में आपका 2 गो है। अपवाद में एगो सोडियम, एगो गैलियम, यानी कि Na और एक Ga।
ये दोनों अपवाद में है। हम आपको बोले हैं ना कि आपको केमिस्ट्री में अपवाद से सामना होते रहेगा। क्या अपवाद में है सर? धातु का गुण होता है, धातु का द्रव्यमाप और क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है, लेकिन ये दोनों अपवाद में है। पोटेशियम, सीजियम, इसका द्रव्यमाप कम होता है और इसका क्वथनांक का द्रव्यमाप क्वथनांक आपको दिखाया जा रहा है। जैसे कि जिंक का द्रव्यमाप देखिए, तो जिंक का जो द्रव्यमाप होगा वो 419 डिग्री सेल्सियस होगा। कितना होगा बाबू? अब क्वथनांक कितना होगा? 907 डिग्री। उसी प्रकार लोहा का देखिए द्रव्यमाप 1535 डिग्री सेल्सियस और 2750 इसका क्या होगा? क्वथनांक। ऐसे बहुत है, लेकिन आप देखिए कि इसका द्रव्यमाप और क्वथनांक कितना ज्यादा है। तो जितने भी धातु होते हैं उसका द्रव्यमाप क्वथनांक ज्यादा होता है, एक्सेप्टेड सोडियम और गैलियम, पोटेशियम और सीजियम। ये कम ताप पर उबलने लग जाता है, और समझ में आ रहा है ना? और ये कम ताप पर बहुत ही कम ताप पर ठंडा भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं ना। इस प्रकार से आप देख लिए कि सर धातु के द्रव्यमाप और क्वथनांक क्या होते हैं बाबू? उच्च होते हैं। दिक्कत नहीं ना किसी को। अब देखिए अगला जो गुण है, देखिए ऊष्मीय और विद्युत चालकता, छठा गुण। तो आप एक बात याद रखिए सर, कौन सा बात याद रखिए कि जितने भी धातु होते हैं वो ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होते हैं। क्या होते हैं बाबू? जितने भी धातु होते हैं वो क्या होते हैं? ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होते हैं। मतलब धातु से ऊष्मा और विद्युत का संचालन होता है। अब मतलब जितना भी वायर वगैरह में, इलेक्ट्रिक वगैरह में हम लोग वायर यूज करते हैं, सबके सब क्या है? धातु है। विद्युत का सुचालक का मतलब ये हो गया कि उसे करंट पास करे, उसे करंट पास करे। ऊष्मा का सुचालक का मतलब ये हो गया कि उसे ऊष्मा क्या हो? पास करे। अब एल्युमिनियम का बर्तन हम लोग प्रयोग करते, कॉपर वगैरह का बर्तन प्रयोग करते घर के रसोई में खाना बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि ये धातु है और धातु ऊष्मा का सुचालक होता है। अरे बाबू ऊष्मा का सुचालक ही नहीं होता तो गर्म नहीं होता, ऊष्मा ऊपर देता ही नहीं तो क्या खाना बनता क्या? ऊष्मा का अगर पास नहीं होने देता, ऊष्मा रोक लेता तो खाना बनता है क्या? नहीं ना। देखते हो स्टील का, एल्युमिनियम का कोई चीज का बर्तन हो, आप चढ़ाए हो क्या चीज पे? चाय बनाने के लिए स्टोव चढ़ाए हो, उसके डंटी को छूने जाओ, उसके जो हाथ पकड़ने में उसको छूने जाओ तो क्या होता है? गर्म रहता है। क्यों गर्म हुआ? क्योंकि हीट तो पेंदी हो रहा है, गर्म यहां तक आ गया। इसका मतलब विद्युत का संचालन हो रहा है, सॉरी ऊष्मा का संचालन हो रहा है। ऊष्मा उसके चारों बगल फैल रहा है। बात समझ में आ रहा है ना? अगर संचालित नहीं करता तो वहां तक आता क्या ऊष्मा? नहीं ना। तो इसलिए याद रखिएगा क्या? तो सर धातु विद्युत और ऊष्मा का संचालन करता है, उसका सुचालक होता है। यानी कि धातु जो होता है अपने से करंट को भी पास करने देता है और ऊष्मा को भी पास करने देता है। एक और बात अपवाद में फिर यहाँ आ गया, ग्रेफाइट आप लोग जानते हैं? ग्रेफाइट जो हम लोग पेंसिल में यूज करते हो, ग्रेफाइट होता है। क्या होता है? पेंसिल में जो लगा रहता है क्या होता है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट बाय डिफॉल्ट गुण से वो क्या है? अधातु है। क्या है बाबू? ग्रेफाइट क्या है? अधातु है, लेकिन इसमें धातु वाला गुण है। कौन सा गुण? विद्युत का सुचालक। किसका सुचालक बाबू? विद्युत सुचालक है ये। याद रखिए हमने क्या बोला कि विद्युत का सुचालक कौन है? ऊष्मा का सुचालक कौन है? धातु। लेकिन ग्रेफाइट जो है अधातु होते हुए भी ये विद्युत का संचालन करती है, यानी इससे करंट पास करता है। तो ये अपवाद में आ गया। किसमें आ गया आपका बाबू? ग्रेफाइट। तो आपको हमेशा केमिस्ट्री में कुछ ना कुछ अपवाद देखने को मिलेगा ही। अगला है चमक। क्या है बाबू? चमक। तो याद रखिएगा धातु में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है जिसे धातुई चमक कहते हैं। आप देखते हैं एल्युमिनियम का एक अपना चमक है, लोहा का एक अपना चमक है,
देख रहे हैं ना जी, सोना का एक अपना चमक है, चांदी का एक अपना चमक है, स्टील तो आपका मिला हुआ है, स्टील तो मिला हुआ होता है, समझ रहे ना। तो इस प्रकार से क्या देखिए कि सर जितना भी धातु है, धातु में क्या पाया जाता है, चमक पाया जाता है, और जिसे हम लोग क्या कहते हैं, धातुई चमक कहते हैं। क्या कहते हैं, धातुई चमक कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया, उस धातु में का अपना विशेष चमक होता है, जिससे धातु चमक कहते हैं। सोना का अलग है, चांदी का अलग है, एल्युमिनियम का अलग है, लोहा का अलग है, कॉपर का अलग है। अपवाद में आपका ग्रेफाइट और आयोडीन भी आता है, ग्रेफाइट और आयोडीन चमक के नाम पर। देखिए आपने क्या देखा सर, धातु में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है जिसे धातुई चमक कहते हैं, लेकिन अपवाद में ग्रेफाइट और आयोडीन भी आ गया। ये दोनों है अधातु, अधातु में चमक उमक नहीं पाया जाता है, लेकिन ये दोनों अपवाद में है। ये दोनों कथी है, आयोडीन और ग्रेफाइट अधातु है, लेकिन इसमें चमक पाया जाता है। ये किस में आ गया, आपका अपवाद में आ गया। कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। चलिए अगला है कठोरता। क्या बाबू, कठोरता। तो एक बात आपको पता है सर, कौन सा बात, कौन सा बात, धातु कठोर होते हैं। धातु क्या होता है, धातु जो होता है किस रूप में पाया जाता है, आपको ठोस रूप में पाया जाता है। और धातु याद रखिएगा क्या होता है बाबू, कठोर होता है। क्या होता है, कठोर होता है। अब लोहा देखिए कितना कठोर है, एल्युमिनियम देखिए कितना कठोर है कि नहीं है। तो सबका कठोरता अलग अलग होता है, कोई अत्यधिक कठोर होता है, कोई कम कठोर होता है, लेकिन धातु क्या होता है, कठोर होता है। लेकिन याद रखिएगा आपका एक अपवाद मिश्रण भी आ रहा है। ऐसे जनरली धातु को चाकू से नहीं काटा जा सकता है। सोडियम, इसी में आता है आपका सोडियम। क्या होता है बाबू, सोडियम। ये है क्या, धातु। सोडियम क्या है बाबू, लेकिन सबसे मुलायम होता है ये, इसको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इतना तो आप जान लिए कि सर धातु कठोर होता है और सबका कठोरता अलग अलग होता है, कोई अधिक कठोर होता है और कोई कम कठोर होता है। और इसमें अगर देखा जाए तो सबसे मुलायम कौन होता है कठोरता के मामले में, सोडियम होता है। कौन होता है जी, सोडियम होता है। इसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, जिसे साबुन उबुन को काट सकते हो ना, जेली वगैरह को आसानी से इसके साथ इसको काटा जा सकता है। सबसे मुलायम कौन होता है, सोडियम होता है। कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। लेकिन ऐसे जनरली और भी धातु को इतना वो कठोर होता है कि जनरली आप उसे क्या कर सकते हैं, चाकू से लोहा को काट दीजिएगा, एल्युमिनियम को काट दीजिएगा, काटिएगा क्या जी, चांदी को काट दीजिएगा आसानी से, नहीं ना। तो इसीलिए याद रखिएगा कि धातु कठोर होता है और अपवाद में कह लीजिए या फिर सबसे मुलायम कह लीजिए आपका सोडियम, जिसे चाकू से काटा जा सकता, अन्यथा और भी धातु को चाकू से काटना पॉसिबल नहीं, कठिनाई होगा ज्यादा। अब अगला है ध्वनि। क्या बाबू, ध्वनि। 9वां गुण है ध्वनि। तो एक बात और याद रखिएगा सर, धातु में एक विशेष प्रकार की ध्वनि पाई जाती है जिसे धातुई ध्वनि कहते हैं। धातु में एक विशेष प्रकार की ध्वनि पाई जाती है जिसे धातुई ध्वनि कहते हैं। तो जैसे कि आप लोहा को मारते हो तो अलग सा आवाज आता है, चांदी को पिटने से अलग आवाज आएगा, एल्युमिनियम को पिटने से अलग आवाज आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो सब में अपना, कोई में टन करेगा, कोई चन करेगा, कोई पन करेगा, कुछ करेगा, है कि नहीं है। सभी धातु में एक अपना अपना क्या है, ध्वनि है, जिसे धातु ध्वनि कहते हैं। और जितना गुण आपको हम बता रहे हैं किसमें, धातु में, वो सब अधातु में नहीं पाया जाएगा। कोई दिक्कत। तो धातु में एक विशेष प्रकार की ध्वनि होती है ना, और क्या हुआ, जिसे हम लोग धातु ध्वनि कहते हैं। अब देखिए धातु का भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था जानते हैं ना बाबू, ठोस, द्रव और गैस, यही नहीं होता है भौतिक अवस्था, कि वो ठोस में है कि द्रव में है कि गैस में। तो जरा इमेजिन कीजिए धातु किस अवस्था में होगा, धातु किस अवस्था में होगा, हमको तो पता है ना जी, लोहा ठोस है, चांदी ठोस है, सोना ठोस है, एल्युमिनियम ठोस है, कॉपर ठोस है। तो धातु जो जनरली होता है किस अवस्था में पाया जाता है, आपका ठोस अवस्था में पाया जाता है। लेकिन केमिस्ट्री क्या आपका अपवाद से पीछा छूटेगा क्या, नहीं। तो
तो आइए एक और बात देख लेते हैं। मरकरी, क्या बाबू, मरकरी का नाम सुने हैं? थर्मामीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर में देखते पारा कहते हैं हिंदी में, है ना। तो मरकरी आपका धातु है। मरकरी की है बाबू, मरकरी की है, धातु है, लेकिन ये किस अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में। किस लिक्विड फॉर्म में, किस अवस्था में पाया जाता है? हाय भाई साहब, धातु। तो सारा धातु कौन अवस्था में? ठोस अवस्था में या अपवाद में? कौन? मरकरी, पारा किस अवस्था में? द्रव अवस्था में पाया जाता है। कोई दिक्कत नहीं ना। अब अगला है घनत्व। इस सब का परिभाषा लिखा चुके हैं, घनत्व क्या होता है सब पिछले, द्रव्यनांक क्वथनांक सब की होता है, इसलिए इसको डिफाइन न करके हम इसको केवल समझाने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। तो याद रखिएगा, जो घनत्व होता है, जितना भी धातु होता है सबका घनत्व क्या होता है? उच्च होता है, हाई होता है। तो अभी के क्लास में या आज के क्लास में हम लोग क्या देखे? धातुओं के भौतिक गुण। क्या आपको याद रहेगा धातुओं के भौतिक गुण? कोई दिक्कत नहीं किसी को। इसके बाद अगला जो क्लास होगा उस अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे किसका? धातु के रासायनिक गुण। कौन गुण? फिर उसके बाद में धातु अधातु का भौतिक गुण और अधातु का रासायनिक गुण। और इस प्रकार से आप धातु और अधातु में अंतर आप स्पष्ट कर पाइएगा। आज का आपको कोई दिक्कत? धातु गुण अच्छे से समझ में आया? धातु का भौतिक गुण समझ में आया ना जी? अच्छे से, दिक्कत नहीं ना किसी को? चलिए ठीक, आज का क्लास यही, क्लास नहीं मतलब केमिस्ट्री का मैथ निकालिए।